कोर्स भोजपुर में मैं कुमारी श्वेता एक बार पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, मैं आपको अर्थशास्त्र का 5वां अध्याय जिसका नाम रोजगार एवं सेवाएं है, इससे पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसके दूसरे भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आई हूँ, जिस पर मैं फिर बारी बारी से आपको चर्चा करके बताऊंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि मंदी का असर भारत में कम लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाह्य स्रोती में लगे तकनीक वैज्ञानिकों के ऊपर सबसे अधिक देखने को मिला। समझ में आया बच्चों? मंदी का असर जो है भारत में तो कम लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी एवं बाह्य स्रोती में लगे हुए तकनीक वैज्ञानिकों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि विकसित देशों में कार्यरत इस क्षेत्र के कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो गई और इससे देश में जुड़े हुए लोगों में व्यापक बेरोजगारी की समस्या देखी गई। इसके अलावे विदेशों में कार्यरत भारतीय जितने भी थे उनकी प्राप्त आय की मात्रा भी घटती चली गई। ये सब मंदी का असर देखने को मिला था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत ही सारी आर्थिक क्रियाकलाप जो होती है वो संपन्न होते हैं और इस संरचनाओं के आधार पर हम किसी देश की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, ये समस्त प्रगति आर्थिक संरचनाओं पर ही आधारित होती है। बच्चों, ये था आर्थिक संरचनाओं का महत्व। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है कि संचार सेवाओं में कंप्यूटर का क्या योगदान है। कंप्यूटर आज के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा प्रश्न है कि संचार के सेवाओं में कंप्यूटर का क्या योगदान है। बच्चों, इसका उत्तर होगा कि संचार सेवाओं के विकास एवं प्रसार में कंप्यूटर का योगदान बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। आज दूरसंचार, परिवहन, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, संरक्षा, शोध एवं अनुसंधान आदि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि कंप्यूटर जो है हर क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इससे इन सेवाओं के स्तर में बहुत ही अधिक सुधार हुआ है। बच्चों, कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग जो है वो श्रम प्रधान होता है। इसके उत्पादन में भारत विश्व का एक अग्रणी देश माना जाने लगा है। हमारे देश का बेंगलुरु शहर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का ही प्रतीक बन गया है। इस क्षेत्र में रोजगार के असीम अवसर की संभावनाएं हैं। तो ये स्पष्ट हो गया बच्चों। इसके बाद का हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है, क्यों? प्रश्न समझ में आया बच्चों कि भारत विश्व के सेवा प्रदाता यानी सेवा प्रदान करने के वाले के रूप में जाना जाता है, क्यों? इसका उत्तर होगा बच्चों कि भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत मानव संसाधन के रूप में सबसे धनी होता है। अन्य देशों की तुलना में भारत जो है संसाधनों की मानव संसाधन के रूप में सबसे धनी है। भारत जैसे भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब जितने भी होते हैं ये विश्व स्तर पर कार्यरत हैं। बाह्य स्रोती कार्यों में सबसे अधिक भारतीय ही शामिल हैं। यही कारण है कि भारत विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। क्लियर बच्चों? अब हमारा 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन हैं। ये बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और ये प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। इसका उत्तर होगा कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला होगा भोजन की व्यवस्था, दूसरा होगा वस्त्र की उपलब्धता, तीसरा होगा आवास, चौथा होगा बेहतर स्वास्थ्य एवं पांचवा होगा शिक्षा की सुविधा। और ये सभी मानव विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों कि वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण ने सेवा क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। अब लोगों ने दूसरे राष्ट्रों में जाकर रोजगार प्राप्त करने का अवसर आज के जमाने में प्राप्त कर लिया है। लेकिन इसका एक घातक पहलू भी है, वह यह है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित एवं संभ्रांत देशों और अमीर लोगों के कब्जे में आ जाने की संभावना में जा रहा है। श्रम बाजार पर श्रमिक संगठन की भूमिका शून्य होती चली जा रही है और लोगों की सहभागिता जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये था बच्चों वैश्वीकरण, सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव। अब हमारा आखिरी प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, वर्णन करें। क्या प्रश्न है बच्चों कि सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करें। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास तथा विस्तार हो सकता है। कार्यकुशल लोगों की ही कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में मांग होती है और हमेशा होती रहेगी, क्योंकि जिनके पास कार्य करने की क्षमता या कुशलता नहीं हो वो किसी भी काम के योग्य नहीं होते और उनकी मांग नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों के पास में कार्य करने की क्षमता हो, कार्य कुशलता होगी, उन्हीं की मांग कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में भी हमेशा बनी रहेगी। भारत ने संचार एवं सूचना सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण शिक्षा में सुधार तथा ज्ञान और कौशल का विकास है। हमारे देश में युवा शक्ति का विशाल भंडार है और इनकी उचित शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा ही हम सेवा क्षेत्र में विश्व में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया बच्चों? इस वीडियो के साथ ही बच्चों ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं पुनः अर्थशास्त्र का छठा अध्याय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।